तो हमने एपी की बहुत सारी चीजें कर ली हैं, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एपी जीपी या एचपी या कुछ और सब कुछ मिला हुआ रहेगा। तो इसके पहले हमें थ्योरी कुछ जानना बहुत जरूरी है। जीपी क्या होता है और एचपी सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा, हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। तो जीपी का डेफिनेशन में थोड़ा सा मैं जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा टर्म हो जिसमें फर्स्ट टर्म एंड द नेक्स्ट टर्म उनके बीच उनका जो रेशियो है वो मेंटेन्ड हो, जैसे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे चलते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे है 5, ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 20, फिर हो गया 40। तो इसके बीच का रेशियो क्या है 10/5, और इसके बीच का रेशियो क्या है 20/10। ये सारा रेशियो क्या है, सेम है। if the ratio of the term and its previous term is always constant, then the series is called in GP. So this is in GP. ये क्या है, जीपी में है। ये सीरीज जो है इसका सारा टर्म उसके प्रीवियस टर्म के रेशियो में कांस्टेंट, एक तो जैसे ए आर बाई ए आर क्या देगा, ए आर बाई ए क्या देगा, आर देगा। फिर ए आर स्क्वायर बाई ए आर क्या देगा, ये भी आर देगा। फिर ए आर क्यूब बाई ए आर स्क्वायर क्या देगा, आर ही देगा। सो एक कॉमन रेशियो मेंटेन है थ्रू आउट द सीरीज। सो हम इसको बोलेंगे ये जीपी में है। और द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट थिंग दैट वी explain in this is common ratio. This R is called common ratio. R is called common ratio. ठीक है। A is first term. A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पता ही आपको। कॉमन रेशियो पता है। चलिए अब फाइंड करते हैं इसका nth टर्म क्या होगा। दिस इज फर्स्ट टर्म। बड़ा बच्चों वाला खेल है, nth टर्म बताइए। इसी में आगे बढ़िए आप। ए आर सब में ए है, तो nth टर्म में भी क्या होगा, ए तो हो गई। अब आर भी है, आर का पावर 1 है यहाँ पे। ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म तो है। सर n-1। दिस इज थर्ड टर्म एंड पावर इज 2। दिस इज फोर्थ टर्म, पावर इज 3। फोर्थ टर्म पावर इज 3, थर्ड टर्म पावर इज 2। सो nth टर्म पावर इज n-1। सो जो हमारा nth टर्म है यानी कि tn लास्ट टर्म, ये कितना हो जाएगा, a इंटू आर पे पावर n-1। ठीक है, ये तुम्हारा tn है। तो tn का फॉर्मूला तुम्हें मिल गया। हम एपी में भी क्या कर रहे थे कि उसका कोई जनरल टर्म बता दो, tn tr या ar, कोई जनरल टर्म बताइए। तो यहाँ का जनरल टर्म क्या है, ar पावर n-1। यहाँ पे आप n के बदले कुछ भी रख सकते हैं, 5 6 7, और इस तरीके से आप t5 निकाल सकते हैं, t4 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये जनरल टर्म है बेसिकली। आपको इसको लास्ट टर्म बोले, मैं बोलूंगा फिफ्थ टर्म निकाल दो, तो लास्ट कैसे हो गया। तो जब जरूरत होती है तो लास्ट टर्म बन जाता है, और नहीं तो कोई भी टर्म है, कोई भी जनरल टर्म है ये। तो ये हो गई इसकी बात, जनरल टर्म की बात। tn इज इक्वल टू ए आर पावर n-1। अब हम इसके सम की बात करेंगे। हाउ टू ऐड द टर्म्स ऑफ जीपी। यहाँ पे एस आर है, ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, और ऐसे कर करके अर्थमेटिक हटा देना चाहिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे कर करके लास्ट टर्म क्या बन रहा है, ए आर पावर n-1। फिर इनको ऐड करना है। बताइए क्या तरीका है, कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको याद होगा, पहले किया होगा आप। छोड़ो, अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम एक दूसरा लेते हैं टर्म, दूसरा लेते हैं सीरीज जिसमें हमने आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस पूरे में मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए आर। तो एक इस सबको सबको आर से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म कन्वर्टेड इनटू ए आर, उसको मैं इसके नीचे लिखूंगा। सेकंड टर्म क्या बन जाएगा, ए आर स्क्वायर। फिर ऐसे कर करके ये लास्ट में ये भी बन जाएगा ए आर का पावर n-1। देखो आर के नीचे आर जैसा है वैसा नीचे रहेगा, और लास्ट टर्म इसका बन जाएगा ए आर का पावर n। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको बताइए आपको क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, सब्ट्रैक्ट ही करना चाहिए ना, सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, ऐड करके क्या फायदा।
सो हमें इंट्यूशन अपने आप आ जाती है कि हमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर हमें तो फॉर्मूला से मतलब है, नहीं, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। जबकि अननोन कोई भी सीरीज आपके सामने आए तो यू वुड बी एबल टू डू लाइक दिस। इसलिए मैंने कहा एपी का भी जो सम निकालने का जो प्रोसेस है उसको आप जरूर अपने माइंड में रखिए। और यहाँ भी देखो ये शानदार, ये निकालना कितना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ये प्रोसेस हमने अप्लाई किया, नाउ इट इज बिकमिंग वेरी इजी। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ए का ए रह जाएगा, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब माइनस होते जाएंगे। लास्ट में ये भी माइनस हो जाएगा, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में हो जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ ए आर पावर एन। तो नेक्स्ट शुड बी ए एस। फिर यहाँ पे ए कॉमन निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा 1 माइनस आर पावर एन बाई 1 माइनस आर। यही आपने सम देखा होगा जीपी का। जीपी का सम होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बाई 1 माइनस आर। या फिर कोई ऐसे बुक में लिख दे, तो अब ये मैं नहीं बोलूंगा, आप भी इसको रिवर्स करने पे तो हो ही जाएगा ना। मतलब ये छोटी बात बोलने का मन नहीं करता, मैं आदत है बन गई है, क्योंकि बहुत कुछ दिक्कत होती है इसमें भी। दोनों को रिवर्स कर दोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो ये भी लिख सकते हैं एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, दोनों एक ही बात है। तो हमारे पास ए एन भी है और एस एन भी है, सम ऑफ टर्म्स भी मिल गया और लास्ट टर्म nth टर्म भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब जीपी का हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें जीपी में क्वेश्चन करते करते आती है सामने। जैसे वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स लेना है, तो हम कैसे लेंगे? जैसे कोई बोले कि जीपी में प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स लेना है, तो हम लेंगे ए बाई आर, ए और ए आर। ऐसा करने से क्या होगा, अगर हमने ये लिया तो क्या होगा, तो आर से आर 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 कैंसिल हो घट जाएगा जाएगा। और ए क्यू आ जाएगा। और ये सपोज करो 8 है, तो ए की वैल्यू तुरंत हमें 2 मिल गई। और अगर हम कुछ और लेते, ऐसे लेते ए कॉमा ए आर स्क्वायर, और इनका प्रोडक्ट करते तो क्या मिलता आपको, ए क्यूब मिल जाता, क्यू फिर आर आर टू क्यूब दी मिल पावर जाता, 3। और आर हमारा हट नहीं पाता। सो इसीलिए इट इज कन्वीनियंट टू टेक ए बाई आर, ए एंड ए आर इफ वी प्रोडक्ट द 3 टर्म्स। जब 5 की बात हो तब भी कुछ ऐसा। इसी तरह की बहुत सारी थ्योरी आपकी जीपी में है। आप इन दोनों फॉर्मूला को याद रखिए, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा कुछ अपने आप होता जाएगा। चलिए ओके, इसको हटाया जाए। लिखिए इफ a1 a2 a3 डॉट 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 is in GP, if a1 a2 in GP, तो log a1 log a2 क्या होगा, log a1 log a2 log a3, ये किसमें होगा, जीपी, एपी एपी में होगा, एपी। या एचपी, या पता नहीं, ये एपी में होगा पक्का, ये एपी में होगा। अगर a1 a2 a3 जीपी में है तो log a1 log a2 log a3 ये एचपी में होगा। ओके ठीक है। और सम ऑफ जीपी हमने देखा अभी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, व्हेन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हम बोलेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। सपोज आप ऐसा लेते हो 4 फिर 2 फिर 1 फिर हाफ फिर 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ऐसे कर करके ये आगे कहाँ तक जा सकता है, n तक जा सकता है। और n अगर इनफाइनाइट हो मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा। उस केस में सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा। क्या बदलेगा वो देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो अगर यहाँ पे r की वैल्यू, r पे डिपेंड करता है। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लो, a 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ पे आप आगे बढ़िए, इफ मॉड r इज लेस देन 1। सोचो अगर r की वैल्यू 1 से कम हो, हाफ ही ले लो आप, जैसे इसमें लिया है हाफ का पावर n। अगर यहाँ r इज इक्वल टू 1 से कम है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस हाफ या 1/3 या कुछ भी
उसका पावर n यानी कि इंफिनिटी, तो 1/2 का पावर n यानी कि इंफिनिटी कितना हो जाएगा? बहुत छोटा, जीरो के बहुत बड़ा। छोटा, अप्रोचेस टू जीरो, हम्म। यानी कि इसकी वैल्यू जीरो हम रख सकते हैं। जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा या थोड़ा सा ही छोटा होगा। अगर निगेटिव हुआ r तो जीरो से थोड़ा छोटा होगा, और जब पॉजिटिव हुआ तो जीरो से थोड़ा। सम ऑफ इंफिनिटी टर्म, अगर r की वैल्यू 1 से कम नहीं हो तब हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ऐसा लिखा हो 2 4 8 16 32, ऐसे कर करके आप बढ़ते जाइए n टर्म्स तक। उसका अगर समेशन कोई बोले इंफिनिटी टर्म्स तक, तो क्या हो जाएगा इसका सम? इसका सम हो जाएगा इंफिनिटी। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो सम जोड़ोगे सबको, तो इसके बाद जो हजारवां लाखवां टर्म होगा वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ना, 2 का पावर 1000, 2 का पावर 10,000, इन सबको ऐड करोगे तो इंफिनिटी तो आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो तभी यूज करेंगे जब n r की वैल्यू 1 से कम हो, यानी कि मॉड r की वैल्यू 1 से कम हो। मॉड r क्यों लिखा? क्योंकि निगेटिव भी तो हो सकता है, जैसे कॉमन रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिखा था 4, फिर यहाँ -2 भी हो सकता है, फिर यहाँ 1 हो सकता है, फिर यहाँ -12 हो सकता है, फिर यहाँ +1/2 स्क्वायर हो सकता है, फिर -1/2 पावर 4 हो सकता है, पावर क्यूब। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि इसमें जो कॉमन रेशियो है वो ना -12 है। कॉमन रेशियो इसमें -12 है, आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, अब आगे बढ़ते हैं इसको हटा के। यहाँ तक सर कोई तकलीफ है तो बता सकते इसका हो। मतलब वो जब, सर वो जब एक वन आर मॉड आर का वैल्यू वन से ज्यादा होगा, हाँ, तब तो आप तब वो जोड़ते जाओगे ना, मतलब ये टर्म बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते ए जाएंगे ए बढ़ते जाएंगे इक्वल बढ़ते टू। जाएंगे। हाँ, बढ़ते जाएंगे तो तो इनफाइनाइट टर्म तब को क्या ऐड लिखे, करोगे, ए इक्वल टू। तब ये लिखेंगे a1 - r पावर n 1 - r। मतलब एस एन का यही फॉर्मूला है, चाहे इनफाइनाइट हो या नहीं हो। इनफाइनाइट होने पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी बस। और कंडीशन क्या है? आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, नहीं तो सम इंफिनिटी होगा, और क्या। बात करते हैं फिर से ज्योमेट्रिक मीन की, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन की बात की थी लास्ट क्लास में। ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, बड़ी आसानी से इसको जल्दी से कवर करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन are those number when we put it inside or the between the two number, all the three numbers are in GP। जैसे तुम यहाँ पे लिख रहे हो 2 और यहाँ पे लिख रहे हो 8, यहाँ पे अगर आप 4 डालते हो तो ये 4 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। यानी कि 2 और 8 के बीच का एक ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? 4 हो गया। क्यों 4 हो गया? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन आर is such number when we put between the two number, this numbers are in GP। जब हम इसको इसके बीच में पुट करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? वो जीपी में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने ज्योमेट्रिक मीन रख सकते हैं? जैसे एपी में देर आर सो मेनी ज्योमेट्रिक मीन्स, नंबर ऑफ जितने भी ज्योमेट्रिक मीन, अब अरिथमेटिक मीन चाहो आप रख सकते हो, उसी तरह ज्योमेट्रिक में भी जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आप दो नंबर के बीच चाहो आप रख सकते हो। 2 और 8 के बीच आप कितने ज्योमेट्रिक मीन रख सकते हो? जितने आप चाहो। सपोज करो हमें n ज्योमेट्रिक मीन रखना है a और b के बीच, फिर से वही प्रोसेस है, वही सब कुछ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। a g1 g2 डॉट 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 gn और यहाँ b, so there are n geometric means that are in between a and b। a और b के बीच n geometric mean रखा है, तो थोड़ा सा उसमें एनालिसिस कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n + 2। ठीक है,
ओके, तो b क्या हो जाएगा, b कौन सा टर्म है, n+2th टर्म है, तो b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b इज a इंटू कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। यही तो होता है ना, लास्ट टर्म tn इज इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n-1, तो tn+2 कितना हो जाएगा, a इंटू आर पे पावर n+2 -1, यानी कि a इंटू आर पे पावर n+1। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n+1 हो जाएगा। इसके बाद का टर्म क्या होगा, b बाई ए इज इक्वल टू आर पे पावर n+1, फिर यहाँ b बाई ए इसका पावर 1 बाई n+1 इज इक्वल टू आर, दोनों तरफ n+1 से डिवाइड कर दिया पावर में, तो r की वैल्यू आ गई b बाई ए 1 बाई n+1। तो इस तरीके से एंजियोमेट्रिक मीन रखना, पहला काम क्या था, r को फाइंड करना, कर लिया फाइंड। अब g1 फाइंड कर सकते हैं, g2 फाइंड कर सकते हैं, जो चाहो वो फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम कभी भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच का। तो g1 फाइंड कीजिए सबसे पहले। g1 क्या हो जाएगा, a में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो g1 मिल जाएगा, ठीक है। तो a इंटू कॉमन रेशियो यानी कि b बाई ए पावर 1 बाई n+1, ये हो गया g1। g2 निकालिए, यानी कि a में एक r से मल्टीप्लाई किया, अब एक और r से मल्टीप्लाई करोगे तो g2 मिल जाएगा, a r स्क्वायर, क्या हो गया, a इंटू b बाई ए पावर 2 बाई n+1। फिर सिमिलरली आप g3 फाइंड कर सकते हो, और कुछ भी gn भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। gn क्या हो जाएगा, a r पे पावर n, यानी कि a इंटू बी बाई ए पावर n बाई n+1। ओके, नेक्स्ट एक बुक में लिखा रहता है क्या, सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होता है। अर्थमेटिक मीन में क्या किया था, सारे अर्थमेटिक मीन का सम बताते थे हम लोग। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट। तो लिखो यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स। तुम निकालिए g1 g2 g3 ऐसे करके, g1 g2 g3 डॉट 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 gn, ये क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करो। क्या क्या मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है ध्यान से देखना, ए आर स्क्वायर ए आर पे पावर n, इन सबको ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो a कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। r पे पावर जो भी है वो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस n। कहीं भी दिक्कत हो बता देना, आप दोनों अच्छे से समझ पा रहे हो, इसलिए मैं इस स्पीड से जा रहा हूँ। कहीं भी वो स्पीड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। मैं हमेशा आपके भले की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आपको जहाँ भी दिक्कत हो आप वहाँ रोक के पूछ लेना, नहीं स्लो कराऊंगा तो लगेगा कि इतना स्लो हो रहा है, इसीलिए मैं तेज चल रहा हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपको कष्ट के लिए नहीं। तो यहाँ पे a का पावर n है और r का पावर इतना कुछ है, तो इसको हम अगर यहाँ देखें कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, a पे पावर n इंटू r पे पावर, देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इससे अभी बात करेंगे। और वैसे इसको n ap बाई 2 इंटू निकाल n लोगे, प्लस हाँ, 1। n इंटू n प्लस 1/2, ये लोगों को याद ही रहता है। तो ये हो गया तुम्हारा जीपी का सम, सारे जीएम का सम, सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट, सॉरी यही हो गया, सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट यही हो गया। बट इसमें क्या खास बात है, यहाँ पे अगर a ले लिया और r पे पावर ले लिया n+1, ठीक है, और इस सब पे पावर लगा दिया n, यही तो है, और यहाँ बाई 2 है, इससे क्या खास बात मिल रहा है, कुछ नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो क्या करें, ठीक है। और नोट कीजिए इसको।
चलिए इसके बाद कुछ जीपी की प्रॉपर्टीज है, उसको कर लेते हैं। फिर यू नो वेरी वेल व्हाट इज एचपी। एचपी पे भी थोड़ा बात कर लेंगे। ये प्रोडक्ट निकालना ऐसे ही निकाल दिया मैंने, कोई खास जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट एनालाइज कर रहे थे तो एक स्टेप बढ़ गए, याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकाला, दैट इज इंपॉर्टेंट बस। कैसे अर्थमेटिक मीन निकाला वो इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखना है कुछ, याद रखना मैं खुद ही बता देता हूँ। आगे लिखिए ऐसे ही सिंपल सिंपल चीजें। इफ A1 A2 A3 are in GP and B1 B2 B3 also in GP, then इनका प्रोडक्ट जो होगा A1 B1 A2 B2 AN BN ये सब भी क्या होगा, जीपी में होगा। छोटी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जरूरत पड़ सकती है। बताइए अगर जीपी के सारे टर्म को दूसरा लेके यहाँ पे, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट नंबर, द रिजल्टिंग सीरीज इज इन व्हाट, क्या वो भी जीपी में होगा? अगर हम सारे जीपी के टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्टिंग जो सीरीज आएगा वो हाँ जीपी में सर, होगा? जीपी में ही होगा, तो जीपी वो में आप ही लिख होगा। लीजिए, वो एक पार्ट हो गया। If all the terms of GP are multiplied by a constant number, then the resulting series is also in GP. जैसे A1 A2 A3 are in GP यहाँ गिवन है, इसके बाद का लाइन मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर सब पे मैंने पावर लगा दिया, A1 पावर के, A2 पावर के, A3 पावर के, ये क्या होगा, ये भी जीपी में होगा क्या? देखो हाँ तो, जीपी में ही होगा। और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, पुराने वाले कॉमन रेशियो का पावर के। और के, तो ये भी क्लियर है। देखिए इन अ जीपी, in a GP, the product of two terms equidistant from beginning and end. In a GP, product of two terms equidistant from beginning and end. Product of two terms equidistant from beginning and end is constant. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। एपी में भी कुछ इस तरीके का था, वहां पे सम ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड था, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड है। एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, इतनी बातें हो गई। ओके, आप देख सकते हो इस चीज को, बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे लिया ए, ये लिया ए आर, ये लिया ए आर स्क्वायर, और ऐसे कर करके चले गए ए आर का पावर n-1 तक। तो कोई भी टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, सपोज करो बिगिनिंग से ये सेकंड टर्म और लास्ट से ये सेकंड टर्म, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा देखो करके। एक है ए आर सेकेंड वाला, और इधर से भी सेकंड लास्ट क्या हो जाएगा, ए आर का पावर n-2, इससे एक टर्म, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर का पावर
1 एंड n-2 क्या हो जाएगा n-1 a स्क्वायर r का पावर n-1 और यहाँ पे प्रोडक्ट निकालो फर्स्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज दिस और अगर आप ए आर स्क्वायर निकालो मतलब यहाँ से ये ले लो और यहाँ से एक और आगे आ जाओ तो ये क्या होगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर का पावर n-3 ये हो गया ए स्क्वायर एंड आर का पावर n-1 सेम आ रहा है। मैं आपको सिर्फ लिखवा नहीं रहा हूँ मैं एग्जांपल ही बता रहा हूँ ठीक है। इसको आप नंबर से भी कर सकते हो जैसे कोई नंबर ले लिया आपने यहाँ पे 3 3 6 12 24 फिर 48 96 192 यही ले लो आप यही है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ से थर्ड और यहाँ से थर्ड दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 12 इंटू 48 का प्रोडक्ट निकालो ये प्रोडक्ट वही होगा जो 192 का और 3 का होगा और ये हमेशा कांस्टेंट होगा ठीक है। यहाँ आप उसी को प्रूव कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों सेम है कांस्टेंट है और जो किसके इक्वल है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है। फर्स्ट टर्म कितना है ए और लास्ट टर्म कितना है ए आर का पावर n-1 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर n-1 हो गया कांस्टेंट यही देखना था यही चीज है। जीपी में एक और खास बात आप लिख सकते हो द टर्म्स ऑफ जीपी टेकन रेगुलर इंटरवल टर्म्स ऑफ जीपी टेकन एट रेगुलर इंटरवल इज ऑल्सो इन जीपी। जैसे मान लो कि आपने इसको लगातार नहीं लिया आपने क्या लिया 3 लिया फिर 12 ले लिया फिर 48 ले लिया तो जो न्यू जीपी बनेगा वो क्या बनेगा 3 12 48 क्या ये जीपी में नहीं है फिर इसको छोड़ के आपने क्या ले लिया 192 ये भी एक जीपी में है। So terms of GP taken at regular interval is also in GP। खैर ये सब छोटी छोटी बातें हैं वो आप खुद ही समझ जाओगे। 3 4 जा 12 फिर 12 4 जा 48 48 4 जा 192 कॉमन रेशियो 4 हो गया वो भी जीपी में होगा ठीक है। जीपी का सम हो गया इतनी सारी बातें हो गई उसके मीन हो गए। अच्छा जी हमें यहाँ पे एन जीएम फाइंड करने थे ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 ऐसे करके एक जीएम फाइंड करना हो तो क्या होगा यही होगा ना ए बी और यहाँ पे जी ठीक है। तो क्या होगा ये तीनों जीपी में होगा तो G बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी तो G इज इक्वल टू रूट ए बी। अब डायरेक्ट ये जी स्क्वायर ए बी ना लेके ये भी ले सकते हैं कई बार इससे फायदा हो जाता है तो आप हर स्टेप के लिए तैयार रखिए रहिए ये भी लीजिए ये भी लीजिए। आप बोलोगे सर सेम है आप करके देखना कभी ये अलग कभी ये इससे ज्यादा आसान है कभी कभी तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप सब कुछ सामने आएगा ठीक है। ये बात क्लियर है हमने जीएम देख लिया और सब कुछ लगभग देख लिया जीपी का। ठीक है अब बात करते हैं एचपी की हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो एचपी का ओरिजिन एपी है एचपी का ओरिजिन क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो मैं क्या लिखता हूँ A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन HP नहीं ऐसे शुरू से इफ A1 A2 A3 AN आर इन AP ठीक है ऐसे लिखते हैं इफ A1 A2 AN आर इन AP then 1 by A1 1 by A2 1 by A3 dot 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 are said to be in HP बस और कुछ नहीं और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अगर ये AP में है तो उसका रेसिप्रोकल को HP माना जाता है बस
और कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखो। फिर HP में अगर दो नंबर के बीच का हार्मोनिक मीन निकालना हो, और अगर H1 H2 H3 these are harmonic means, then 1 by A1 1 by H1 1 by H2 dot 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 1 by HN 1 by AN ये HP में होगा, यानी कि ये सब HP को कंट्रीब्यूट HP में होगा। समझ पा रहे हो? अगर ये हार्मोनिक मीन हुआ तो ये HP में होगा। और HP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सोचो, ये AP में है और ये HP में है, राइट? तो इसका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? तो 1 बाई, सीधा ऐसे निकालेंगे, 1 बाई AN इज इक्वल टू 1 बाई A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ऐसे। तो ये जो 1 बाई AN होगा, ये 1 बाई AN यहाँ पे होगा और वो HP में होगा। तो स्पेशल इसका कोई nth टर्म का फॉर्मूला नहीं होता, इसका बस रेसिप्रोकल करना है AP का और कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। सम ऑफ HP का कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स इन HP का कोई फॉर्मूला नहीं। nth टर्म का फॉर्मूला AP से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हार्मोनिक मीन निकालना हो तो भी बेहतर यही है कि HP से AP में कन्वर्ट कीजिए, फिर हार्मोनिक मीन निकालिए। बेहतर हमेशा वही है कि AP तक चले जाइए आप, फिर निकालिए। बस इतना ही है इसमें, और ज्यादा जरूरत नहीं है। सब कुछ AP में चेंज कीजिए और आगे सॉल्व कीजिए, बस हो गए। अब हम लिखेंगे सम ऑफ डिफरेंट सीरीज, उसमें हम समेशन के साइन का यूज करेंगे, और किसी भी तरह के सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम रेडी है। उसके लिए कुछ चीजें आपको याद करने के लिए मैं बोलता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ R, व्हाट डज इट मीन? R वेरी फ्रॉम 1 to n, या R वेरी फ्रॉम 1 to 2n, कुछ भी हो सकता है, 2n 3n 5n, कुछ भी जो चाहे दे दो। तो मैं बात कर रहा हूँ समेशन ऑफ R 1 से लेके n तक। क्या होगा? R की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, R की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, और समेशन है ना, समेशन साइन का मतलब पुटिंग डिफरेंट R एंड ऐड ऑल ऑफ देम। सो 1, फिर R2 रखा, फिर R3 रखा, फिर R4 रखा, और ऐसे कर करके Rn रख दिया। ठीक है, इन सबको ऐड करना है। तो पता ही तो है आपको ये AP का सम, द नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म इनटू n प्लस 1 प्लस लास्ट टर्म, यही तो होता है AP का सम। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, AP है, कॉमन डिफरेंस इसमें 1 है, तो ये सीधा का सीधा समेशन ऑफ R कितना हो गया? n/2 1 प्लस n। जब भी यहाँ पे ऊपर कुछ ना लिखा हो, नीचे कुछ ना लिखा हो, तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि 1 से लेके n तक की बात हो रही है। एक ये है, और आपको एक ये याद करना पड़ेगा, समेशन ऑफ R स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा 12th के किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, अभी उसका टाइम नहीं है। R यहाँ भी R, इसका मतलब क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही ना? R की वैल्यू कुछ नहीं है, तो 1 से लेके n तक जाएंगे। इसका समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। मतलब अगर R स्क्वायर को अगर 3 टर्म्स तक ऐड करोगे आप यहाँ पे, समेशन ऑफ R स्क्वायर R फ्रॉम 1 to 3, तो क्या आंसर होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या कितना हो गया ये करके? 1 प्लस 4 प्लस 9 14 हो गया। और फॉर्मूले की हेल्प से क्या हुआ? फॉर्मूले की हेल्प से n यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4, 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7/6। तो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, कितना आ रहा है? 14 आ रहा है ना इधर भी, मतलब वेरीफाइड है। ठीक है, ऐसे जोड़ा जा सकता है। तो सम ऑफ R स्क्वायर इज दिस। उसी तरीके से लास्ट है समेशन ऑफ R क्यूब, ये क्या होगा? 1 से n। n प्लस 1/2 उसका होल स्क्वायर। हाँ, ये सब हमें पहले ही बताया गया है, तो ये सब आपको वैसे भी याद होना चाहिए। हम लोग अभी सीधा JEE की बात कर रहे हैं और JEE एडवांस तक की बात कर रहे हैं।
तो इसलिए इन सब में टाइम लगाना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन आप लोग बताओगे कि हम इसका ये होता तब तो मुझे लगा कि आपको आता है, नहीं तो मुझे टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए ये है समेशन ऑफ आर हो गया, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, समेशन ऑफ आर क्यूब हो गया। समेशन ऑफ वन का क्या मतलब है? इसका मतलब n1। मतलब ये समेशन ऑफ वन का मतलब आर वन से लेके एन तक आप जा रहे हो। जैसे इसमें मत देखो, आप ऐसे देखो, समेशन ऑफ आर प्लस वन ऐसा है, तो इसको हम कैसे मान लेंगे? समेशन डिवाइड हो जाएगा समेशन ऑफ आर, या फिर आप आर रखते जाइए, आर वन रखेंगे तो क्या होगा? वन प्लस वन। आर टू रखेंगे तो टू प्लस वन। आर थ्री रखेंगे तो थ्री प्लस वन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो वन, एक वन को अलग कीजिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, और जो साइड में है ये वन, ये वन, ये वन, ये सब एक साथ रहेगा, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस, ऐसे ऐसे कितनी बार, ये भी एन टर्म्स तक जाएगा और ये भी एन टर्म्स तक जाएगा। तो ये तो आप सम बता दोगे आसानी से, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। बाई 2। और ये कितनी बार जाएगा? वन n एन तक। टाइम्स लिख रहे हो तो एन लिख दो चुपचाप। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो समेशन ऑफ को हम लिख सकते थे समेशन ऑफ आर प्लस समेशन ऑफ वन। समेशन ऑफ वन कितना हो गया? एन हो n। गया। समेशन ऑफ वन का मतलब आप एन टाइम्स उसको ऐड कर रहे हो, तो एन वन 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 वन, तो एन हो गया, सिंपल। तो समेशन ऑफ वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन लिख सकता हूँ। ये कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। तो अगर समेशन ऑफ वन है और आर की वैल्यू वन से टू एन तक जा रहा है, तो यहाँ टू एन हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात। चलिए ये समेशन की कहानी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई ऐसे लिख दे समेशन ऑफ, जैसे मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ समेशन, मैं लिखता हूँ 3 5 7 9। आपने ऐसा सीरीज देखा है, लेकिन इस बार हम अलग तरीके से इसका सम फाइंड करेंगे। हमें क्या करना है? इसका सम फाइंड करना है। इसका सम फाइंड करने को हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2r प्लस 1। summation of 2r plus 1, putting r is equal to 1, you will get 3, r is equal to 2, it is 5, r is equal to 3, it is 7, and so on। तो इस पूरे सीरीज को मैंने इस छोटे से में लिख दिया। अगली बार क्वेश्चन वाला आपको सीरीज ना देख के यही दे देगा कि सर जी बताइए ये क्या होगा, r from 1 to n। तो आप करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं। तो ये समेशन को अभी ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ 2r प्लस समेशन ऑफ 1। समेशन में से कांस्टेंट को हम बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, प्लस समेशन ऑफ 1। अब समेशन ऑफ 2r की वैल्यू कितनी होगी? समेशन ऑफ 2r हो जाएगा, 2 बाहर रहने दो और समेशन ऑफ r याद 2 करो, अभी यहाँ इंटू लिखा हुआ था। 2 इंटू समेशन ऑफ n r होता है n वन इंटू बाई n 2 प्लस 1 बाई 2। ये समेशन ऑफ r हो गया। और समेशन ऑफ 1 कितना होता है? प्लस n। n। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1 प्लस n। यहाँ से n कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया? n प्लस n 2 प्लस आंसर। 2। तो इसका आंसर क्या दे दिया आपने? जल्दी से ये दे दिया। अब इसके बाद भी बड़ा आसान काम है। अगर कोई बोलता है कि आप इसके 20 टर्म्स तक का सम बताइए, तो आप n में क्या रख देंगे? 20। 20 रख देंगे, सिंपल सी बात है। 20 इंटू 20 प्लस 2, आंसर जो आएगा सो आएगा। अगर 10 टर्म तक सम बताइए तो ये कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सीरीज को हम ऐसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, कोई आपसे बोलता है ये भी सीरीज है, इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसे बात करता है, मैं अभी बुक से क्वेश्चन देता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इस सीरीज को ध्यान में रखिए। और हाँ बताइए, समेशन ऑफ 2r क्या आंसर होगा? एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सारे इवन नंबर को ऐड करना। कब कहां तक? n लिखिए, समेशन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहला इवन नंबर कौन सा होगा?
2 4 2 6 ऐसे तक करके n इवन नंबर्स यानी कि 2n तक आपको ऐड करना है। AP से भी ऐड कीजिए या कैसे भी ऐड कीजिए, आंसर तो वही आना है। 2 बाहर निकालो, समेशन ऑफ r 2n कर दो, into n plus 1/2 बताओ क्या होगा, समेशन ऑफ सर फर्स्ट n 2n इवन into नंबर। n plus 1/2 हाँ, कितना हुआ फाइनल? तो हुआ n into n plus 2 n into n plus 1, n हाँ into n हाँ plus 1 हो हाँ गया। हाँ n plus 1 बताइए नेक्स्ट, बताइए समेशन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, समेशन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, फिर लिखिए समेशन ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स। क्या क्या करना है आपको, समेशन ऑफ 2r minus 1, r vary from 1 to n, फिर समेशन ऑफ r vary from 1 to n 2n, और लास्ट अभी जो मैंने बताया वो दोबारा लिख लीजिए। अभी फिर इसको एनालाइज करते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप ये तब तक सॉल्व कीजिए। सर हो गया वो फर्स्ट वाला का n स्क्वायर, सेकेंड वाला का n into n plus 1/2। नहीं 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 हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। यस आई एम बैक। तो हो ओ गया ना, सर एंड बताइए। हाँ ओ सर फर्स्ट का आंसर आया n स्क्वायर, n स्क्वायर, सेकंड का आया n into 2n plus 1, 2n into 2n plus 1 ना, अच्छा n into 2n plus, ओके। और ये अच्छा n into n plus 1। n into n plus 1, देखो इतना सटीक बैट अभी बता रहा हूँ मैं एक एक करके। ये हमने क्या किया, समेशन ऑफ 2r माइनस समेशन ऑफ 1, और r वेरी फ्रॉम 1 to n, तो ये 2 टाइम्स समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ r को फिर से लिखा 2 टाइम्स n into n plus 1/2 माइनस n। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, दिस बिकम्स n plus 1 minus 1, क्या हो गया, n into n यानी कि n स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ r, ये तो सिंपल है। जैसे हम समेशन ऑफ r n तक करते हैं तो क्या करते हैं, n into
n+1/2, तो ये n तक होता है। n का अब 2n, 2n तक करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो n जहां का भी जगह n 2n। है वहां पे 2n लगा दो, बस क्या आ जाता है 2n² + n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, समेशन ऑफ 2r, यहाँ भी फाइंड किया था अभी, तो दोबारा नहीं करते हैं, यहाँ पे आ गया n × n + 1, यानी कि n² + n। n। तो बताइए टोटल 2n अगर नेचुरल नंबर लेते हैं उसमें n इवन होंगे एंड n ऑड होंगे, तो n इवन का सम कितना है n² + 1, और n ऑड का सम कितना है n²। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, n² + n², 2n² एंड n एंड नथिंग। ठीक है, दोनों को ऐड करके आपको यही मिल रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ऑड स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 3 5 7 ऐसे कर करके ऑड चल रहा है, और इवन कैसे होता है 2 4 6 8। मतलब क्या देख पा रहे हो आप, ये सारे के इवन नंबर इससे एक लार्जर है, तो जैसे ही मुझे ऑड का सम मिल गया n², तो इवन का सम क्या होगा, सारे नंबर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए, सारे नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए तो आपको इवन का सम मिल जाएगा। यानी कि आप 1 1 1 सब में ऐड कर रहे हो, ओवरऑल आप n ऐड कर रहे हो, वही इवन का सम है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एनालाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम शुरू होने वाला है, अब आप किसी भी सीरीज का आंसर आपको बताना पड़ेगा। फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, तो सीरीज क्या है, 3² 5² अप टू 20 टर्म्स। नवनीत साहब आपको समझ आ रहा है, आपने कुछ बोला नहीं अभी तक, समझ आ रहा है। बताओ इसका जवाब दो फिर। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, आपको सारा इंफॉर्मेशन पता है, समेशन ऑफ r पता है, समेशन ऑफ r² पता है, आपने नोट किया हुआ है, उसको यूज करना है। समेशन ऑफ r³ पता है, फिलहाल यहाँ पे r² तक की बात है। हो गया, सर वो सीरीज नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे सबसे पहले इन सारे ऐसे सीरीज जब भी दिखाई दे, आपको पहला काम ये करना है कि आपको बताना है कि जनरल टर्म क्या होगा, इस सीरीज का जनरल टर्म क्या होगा। तो बात करते हैं, देखते हैं 1 2 3 सब में है, तो सपोज करो यहाँ पे आप 6 हो, तो वो तो 6 तो पहले आएगा ही, 1 2 3 4 5 6 तो आएगा ही। फिर यहाँ पे 3² है, पहले में ही 3 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 7 है, तो 3 5 7 कैसे आ सकता है,
ओ सोचो। सर समझ गया, 2r+1। तो जनरल टर्म हो जाएगा आर, क्योंकि जो जैसे आप rth टर्म, जनरल टर्म मतलब rth टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो rth में r होगा। ओके, जनरल टर्म मतलब rth टर्म, तो r होगा। दूसरा, पहले में 3 आ गया तो क्या हो जाएगा 2r+1 और उसका स्क्वायर है, तो जनरल टर्म tr इज इक्वल टू r इंटू 2r+1 स्क्वायर। यहीं पे आपको ब्रेक करना है, रुकना है, समझाना है, समझना है, और नहीं समझना तो ये मुझे समझाना है कि मैं फिर से समझाऊं। यहीं पे हम नहीं कुछ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पूछते नहीं है, तो फिर आगे कॉम्प्लेक्स चीजें आनी शुरू होती है। यहाँ पे कुछ बात है तो हम लोग बात कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे यू गॉट जनरल टर्म। इसी तरीके से जितने भी सीरीज आएंगे आपको उसमें जनरल टर्म फाइंड करना होगा। तो ये जनरल टर्म आपने फाइंड किया, r 2r+1 का स्क्वायर। अब मुझे tr तो चाहिए नहीं था, मुझे तो समीशन चाहिए, एंड समीशन तो tr का सम होता है। tr बोले तो r इंटू 2r+1 स्क्वायर, और ये क्या है r इंटू 2r+1 स्क्वायर, ये है 2r स्क्वायर। पहले आप इसको ब्रेक कीजिए, इस स्क्वायर को पूरा लिखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और इसका समेशन। अब इसको अलग अलग ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा r4r3, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा r, इसी का सम करना है। ये कहां तक जाएगा 20 तक। आप चाहे तो इसको r इज इक्वल टू 1 से n तक ले जा सकते थे, यहाँ पे ये 20 बोल रहा है। मैं n तक ले आके आंसर बताता हूँ, उसके बाद हम n को 20 पुट कर देंगे। अभी पुट कर देंगे या बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन अलग अलग बढ़ जाएगा। दिस विल बिकम 4r³ समेशन, दिस विल बिकम 4r स्क्वायर समेशन, दिस इज समेशन ऑफ r। ये 4 बाहर निकाल के भी लिखा जा सकता है डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको मैंने बोला था 3 चीजें याद रखने के लिए, समेशन ऑफ r, समेशन ऑफ r स्क्वायर एंड समेशन ऑफ r³। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, जस्ट वहां से जाके यहाँ पे छापो। ये क्या है 4 समेशन ऑफ r³, बोलो क्या होता है n इंटू n+1/2 का और सर स्क्वायर, n इंटू n+1/2 उसका होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। और फिर इसका समेशन 4 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू n इंटू n+1 इंटू इंटू 2n+1/6, 2n+1/6 और समेशन ऑफ r क्या हो जाएगा n इंटू n+1/2। 2 ये सारा काम करना पड़ेगा। सीरीज तो पता ही है, हटा दिया जाए इसको। अब यहाँ से व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ n इंटू n+1 का स्क्वायर दिखेगा, वही बचेगा। प्लस ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 2n n+1, 2n+1, फिर यहाँ पे n इंटू n+1/2। इन सब में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, n इंटू n+1 निकाला जा सकता है। तो क्या रहेगा n इंटू n+1, ये वाला, फिर n इंटू n+1 ये निकल चुका, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, पूरा लिख दो आप, 4/3n + 2/3। ये थोड़ा लेंदी हो गया, इतना लेंदी हमेशा नहीं मिलेगा आपको। बस आंसर लिख दो इसी में, यहीं पे हो गया फाइनल। n इंटू n+1, यहाँ पे ये हो गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 4/3n, ये हो जाएगा 7/3n, और 2/3 प्लस 1/2 यानी कि 7/6 हो गया, यही आंसर है। अब यहाँ पे n जो भी पुट करना है कर दो, 20 पुट करना है 20 पुट करके आंसर बता दो, नो प्रॉब्लम। हाँ ऐसे ही और सीरीज हम लोग अभी 1-2 कर लेते हैं। और एक 20 बात आपको बताना अभी बाकी है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर से फिर आपकी थ्योरी लगभग कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सीरीज को समेशन को ऐसे करना होता है,
ये आइडिया आपको मिला। यहाँ लिखिए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब वो आपको उसमें दोनों की झलक दिखती रहेगी। आपको उसका एक हिस्सा दिखाई देगा कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह आगे बढ़ रहा है, और एक हिस्सा दिखेगा कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। ये ए लिखा, फिर यहाँ पे a+d लिखा, साथ में r भी लिख दिया, फिर a+2d लिखा, और यहाँ पे r² लिख दिया, फिर a+3d, r³ लिख दिया, और ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, a+d, a+2d, a+3d, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दिख रहा है, 1a into 1 फिर into r फिर into r² into r³ and so on, ऐसे। So this is called arithmetico-geometric progression. How to deal with such series? कैसे डील करते हैं सोचिए। मेरा इंक थोड़ा कम हो गया यार, 1 मिनट। अब सोचो, इसका सम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे? आपने बहुत सारा सम फाइंड किया है, इसमें क्या तरीका अपनाओगे आप? सोचो एक बार, बताओ मेरे को। अगर जानते हो तो यू कैन शेयर समथिंग। सर वो हाँ जोड़ते थे सर ऐसे हाँ लेकिन बट यहाँ पे r, वहाँ पे भी r से इंटू हो जाएगा, वहाँ पे r से इंटू नहीं होता था। मतलब यहाँ पे r से इंटू हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये s है और इसमें मुझे इसको ऐड करना है, तो मैंने एक और लिया s और इसमें r से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये बिकम ये a से r मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया ar, फिर a+d, इसमें r मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया a+d इंटू r², और इसमें मल्टीप्लाई हुआ, मतलब इसको मैंने r से मल्टीप्लाई करके एकदम खिसका के लिखना शुरू किया और सबको जोड़ दिया। तो इस तरीके से फिर मैंने माइनस किया इसको ऐसे, ये हो गया s1 माइनस r, फिर यहाँ माइनस किया, ये a का a रह गया, a+dr में से ar माइनस किया तो क्या रह गया d इंटू r, फिर a+d r² में से इन दोनों में आपस में माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? सोचो, अलग से माइनस करो, दिख रहा है ना आपको? मैं बेकार ही ये कर रहा हूँ। r² a से a माइनस हो गया, 2d माइनस d हो गया, ये हो गया dr², फिर आगे dr⁴, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करते हैं। इतना ही एनालिसिस काफी है आपके लिए। अगर क्वेश्चन सामने आएगा तब आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ 1 माइनस r मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आप a लिख दोगे अलग, और जो लास्ट टर्म है उस पर थोड़ी बात कर सकते हैं, वो लिख लो आप, a+n-1 इंटू d, और क्या हो जाएगा लास्ट, इसका जो लास्ट टर्म है वो रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, इंटू r पे पावर n रह जाएगा। तो a+n, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जब क्वेश्चन आएगा तब आप खुद ही कर लोगे, इसको बिल्कुल याद मत करना। ये और ये माइनस में रहेगा, ठीक है? इसमें से आप समझ पा रहे हो, ये लास्ट टर्म यहाँ पे, ये r³ से r³ पावर लास्ट टर्म इसका क्या होगा? इसका लास्ट टर्म होगा a+n-1 इंटू d इंटू r n-1, राइट। और इसमें इसके नीचे तो ये आ जाएगा सेम चीज, और एक और टर्म रह जाएगा यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं बाद में दिखा दूंगा, a+n-1 इंटू d, ये रहेगा, एक सेकेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे n-2 होगा, और ये n-1 इंटू d रहेगा, और r का पावर n रहेगा।
देखो देखो a प्लस 2d के नीचे क्या है, a प्लस डी, a प्लस 3d के नीचे क्या है, a प्लस 2d है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के नीचे क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा। सिंपल है। तो वो माइनस करने के बाद सिर्फ r का पावर रह जाएगा और d कोई कोएफिशिएंट पे रहेगा। लास्ट टर्म जो दिख रहा है वो ध्यान से देख लो, क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r का पावर n। ठीक है, वो आप लिख लेना कॉपी में। तो लास्ट टर्म यहाँ पे वही रह जाएगा, बट इट विल बी विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि हम इधर से इधर माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस रहेगा। तो ये फर्स्ट रह गया यहाँ पे और ये रहेगा माइनस, बाकी ये सारे डी के कोएफिशिएंट है, या डी, हाँ डी के कोएफिशिएंट आर, आर स्क्वायर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पावर n माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया n माइनस 1 डी आर का पावर n, और ये d में आप जो जीपी का जो सम होता है उसको लगा दो, r इंटू आर का पावर नंबर सर ऑफ ओ टर्म्स ए माइनस 1। कैसे कैंसिल होगा? ये a है ना यहाँ पे, ना सर ओ आपने जो 1 माइनस ए माइनस, नहीं नहीं कैंसिल नहीं होगा यार, यहाँ पे पावर n है ना, नहीं कैंसिल होगा, ये पूरा लिख दो, a माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर का पावर n, ये पूरा रहने दो। और ये बस हो गया, यही करना है। आप ना कुछ मत करो, आप बस इतना याद रखो कि s है, फिर rs है, फिर ये सब्ट्रैक्शन है, इसके आगे आप कुछ मत नोट करो तो भी चलेगा, इसके आगे आप कुछ मत सोचो। तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसे ही डील करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें एक जीपी दिखता है, और जो बाकी के दो टर्म है वो तो फाइनल तो कर ही लेंगे, आएगा आपके सामने अभी इसका। देखिए, सम टू इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज व्हेन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सीरीज आपके सामने अभी पेश करते हैं, 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब, ऐसे कर करके आप जोड़ते जाइए, ये सम क्या होगा। ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोसेस को अप्लाई करना है। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हाउ वी हैव एडेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाउ वी गॉट सम इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। कैसे फाइंड किया सम वो इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला से ज्यादा। If you want to say something, तो बात करते रहिए, सर नहीं तो वो सॉल्व एक, करते रहिए। सॉल्व, हाँ वो सर एक जनरल टर्म मिला। जनरल टर्म नहीं, जनरल टर्म से बेहतर आप इसमें इस तरीके से करो ना, जनरल टर्म से भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, r बाई 5 पे पावर n माइनस 1, उसके बाद क्या करोगे, 5 का पावर n माइनस 1 r बाई 5 का पावर r माइनस 1, इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो बेहतर है आप ऐसे करो। इसमें एक आपको एपी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 एपी दिख रहा है, और साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, एक जीपी मल्टीप्लाइड है। तो जीपी का मतलब 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, ये जीपी है चल रहा है साथ में। तो अगर आप ऐसे करो कि आप एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो सम, जैसे इसमें किया है, एग्जैक्टली कॉपी करो यार, और कुछ मत करो। जनरल टर्म मत फाइंड करो, इसमें नहीं बन रहा आगे बात जनरल टर्म से। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। जनरल टर्म यहाँ पे टीआर लिया आपने, ये r बाई 5 पे पावर r माइनस 1। अब इसका समेशन कैसे करोगे आप,
आपको तो समेशन ऑफ आर पता है, समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर क्यूब पॉलिनोमियल ऐसा कुछ होगा तब करेंगे ना। समेशन ऑफ ये तो आपने सीखा ही नहीं कि समेशन ऑफ 5 पे पावर आर माइनस 1 कैसे करते हैं। चलो जीपी से कर भी सकते हैं, लेकिन ये 1/a कैसे करते हैं ये आपने नहीं सीखा। तो यहाँ तो आर है और भी मुश्किल है, इसके आगे करना मुश्किल है, ऐसे नहीं हो पाएगा ये। इसलिए आप ऐसे ही कीजिए, इसमें ऐसे करने का आपको मिलेगा, बहुत सारे सीरीज मिलेंगे जिसमें जनरल टर्म के बाद आप करोगे, आगे आने वाला है, वैसे ही करेंगे उसमें, इसमें नहीं कर सकते वैसे। एग्जैक्टली ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे एस, ठीक है, एस लिख लीजिए पहले, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, एकदम कॉपी करना है। 1 सेकेंड, ये मार्कर चाहिए। मैंने इस पूरे सीरीज को लिख दिया एस विच इज इक्वल टू 1 + 2/5 यहाँ पे क्या लिखेंगे आर एस। आर कितना है यहाँ पे, आर फाइंड करो। यहाँ पे तो आर आर ही था, यहाँ पे आर कितना है 1/5 लग रहा है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 1/5 और एक खिसका दो, 1 बिकम 1/5, उसको 1 के नीचे नहीं इसके नीचे लिखना है। 2/5 बिकम्स 2/5 स्क्वायर, फिर 3/5 स्क्वायर क्या बन जाएगा 3/5 क्यूब, और ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी है इसलिए लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, जब n होगा तो लास्ट टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी। s - s-5 करेंगे क्या हो जाएगा 4s/5, फिर 1 यहाँ पे है, 2/5 - 1/5 क्या हो गया 1/5, 3/5 - 2/5 कितना हो गया 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब। देखो काम बनता हुआ दिख रहा है, बड़ी आसानी से आपको एक सीरीज मिल गया जो जीपी में है, बस कुछ भी नहीं रहा है बच्चा अभी तो इसमें। सो दिस इज 1। अब यहाँ पे 1/5 1/ ऐसे करके आपको ये पता है कि यहाँ पे कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है 1 से कम है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 क्या होता है a/1 - r। कैसे होता है सर, ऐसे तो होता है, ये लिखा a r पे पावर या 1 - 1/5 r पे पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाई 1 - r, यही होता है ना। सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी क्या होता है a r का पावर 1 - r का पावर n बाई 1 - r। अब यहाँ पे r की वैल्यू 1 से कम है तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, तो आंसर हो जाता है a/1 - r। मैं फॉर्मूला आपको फिर से इसमें लिख के दिखा रहा हूँ, मतलब आपको याद हो जाए फॉर्मूला, रटना ना पड़े। तो ये 1/5 का पावर n, अब n क्या है इन्फिनिटी है ना, ये 1/5 5 कहाँ तक जा रहा है, तो ये तुम ही सोचो हाँ 1/5 का इंफिनिटी, पावर इन्फिनिटी, 1/5 का पावर इन्फिनिटी यानी कि 5 का मतलब पावर 0। इन्फिनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 को बहुत ज्यादा बार डिवाइड मतलब 0 को अप्रोच करेगा, ये हो जाएगा 1 +
ये वाला 1 लिखा, प्लस 1/5, ये वाला 1/5 इंटू 1 माइनस 0, यानी कि ये क्या हो गया 1/1 माइनस आर। तो डायरेक्ट अगली बार से लिखेंगे हम लोग a/1 माइनस आर, जीपी का सम a/1 माइनस आर। तो ये 1 यहीं रह गया, प्लस 1/5, 4/5, 1/4 दिखेगा यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा 5/4। सम कर लो आराम से, कैलकुलेशन कर लो। हो गया सर। बोलो आपका सर, बोर्ड ये सब क्यों किया? तो ये सब मैंने तो बस आपको समझाने के लिए किया है, मैं तो सीधा ये लिखता a/1 माइनस आर, आपको भी a/1 माइनस आर ही लिखना है अगली बार से। तो 1/5 माइनस 1/r, सीधा ये लिखना है a/1 माइनस आर। बोलो मेरा बोर्ड क्या सर, आपका बोर्ड तो बहुत बड़ा है। अच्छा है ना? हाँ। हाँ, मैंने बनाया, ऐसे मजा नहीं आता था पढ़ाने में। पहले मेरे पास छोटा ही वाला था, शायद उस समय तुम तो थे ही उसमें शायद। हाँ हाँ मैं था। हाँ, वो बहुत छोटा था, उसमें यार एक लिखो बोर्ड भर जाता था, फिर मतलब पढ़ाने में, मतलब पढ़ाने जाता था ना, फ्रस्ट्रेट होके आता था, जबकि पढ़ाने के बाद अच्छा फील होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये मंगवाया है, उसके बाद मेरा थोड़ा ठीक बेहतर लगता है पढ़ाने। अब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तब अच्छा लगता है, और बोर्ड अच्छा भी है तब ठीक लगता है, अब अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, क्योंकि लगभग सारी चीजें हो गई, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, एचपी का एक क्वेश्चन भी मैंने नहीं कराया है, वो आपको मिल जाएगा। एचपी को एपी में कन्वर्ट करके आप कर देना, हो जाएगा। तो देखते हैं, और जो कम से कम एक क्लास और पक्का है, 2 क्लास 3 क्लास भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन करते हो। आपको मैं होमवर्क भेजूंगा, आप उसको कंप्लीट कर देना, फिर बोलना कि और चाहिए, तो फिर मैं और दे दूंगा। तो आप पे डिपेंड करता है, 2-3 पेज में आपको भेज देता हूँ, वो आप करते रहो पूरे वीक, और फिर नेक्स्ट वीक हम उन सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। चलो फिर अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, जिसको नोट कर ही लिया होगा। मैं एंड कर देता हूँ। ओके, पढ़ते रहिए, बाय बाय।